सेक्शन 14 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन, यानी कि ऐसा कोर्ट जिसको आपका केस सुनने का जुरिसडिक्शन नहीं था लेकिन फिर भी आप उस कोर्ट के समक्ष कार्रवाई को प्रोसीड करते हैं और काफ़ी टाइम तक चलाते रहते हैं, तो जो ऐसा टाइम वहाँ पर आपका वेस्ट हुआ है वो माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी स्यूट, यानी किसी भी मुकदमे वाद के लिए लिमिटेशन को कंप्यूट करने में जो टाइम था, टाइम ड्यूरिंग विच ऐसा टाइम जिसमें आप यानी कि प्लेंटिफ प्रोसिक्यूट कर रहे थे कोई अदर सिविल प्रोसीडिंग को। हो सकता है वो पहला कोर्ट हो, फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट हो, अपीलेट कोर्ट हो, रिविजनल कोर्ट हो, लेकिन आप किसी गलत जुरिसडिक्शन वाले न्यायालय में उस सूट को प्रोसीड कर रहे थे। तो ऐसा जो टाइम है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ख़त्म यानी कि एक्सक्लूड यानी कि माइनस कर दिया जाएगा। आगे बोल रहा है वेयर द प्रोसीडिंग रिलेट टू सेम मैटर इन इशू, यानी कि मैटर इन इशू सेम होना चाहिए और गुड फेथ में आप प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है ना। और डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन था ही नहीं उस कोर्ट को, या फिर कोई सिमिलर डिफेक्ट था, तो वो न्यायालय उसको इंटरटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन तो ये हो गई, इसको बिल्कुल शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करें तो ये लिखा है, एक सिविल कोर्ट है, एक सिविल केस को आप क्या कर रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है, उसको लड़ रहे हो, कंटेस्ट कर रहे हो, लेकिन जिस कोर्ट में आप कंटेस्ट कर रहे हो उसको जुरिसडिक्शन ही नहीं है, ठीक है ना, डिफेक्ट है उसमें जुरिसडिक्शन का, तो और वो उसको इंटरटेन करने के लिए अनेबल पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बोल रहा है कि जो टाइम है ना आपका वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। हमारे साथ ऐसा एक बार हुआ था। असल में क्या होता है, जो रेलवे ट्रिब्यूनल के केस होते हैं, क्या होता है जैसे कि किसी का रेल से गिर के एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन से गिर के एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनका जो केस है वो रेलवे ट्रिब्यूनल में जाता है, ठीक है ना। तो वो वाला केस हमने सिविल कोर्ट में फ़ाइल कर दिया था कंपनसेशन के लिए। तो काफ़ी टाइम चला, 1-1.5 साल चला। बाद में रेलवे की आपत्ति आई कि जज साहब ये केस यहाँ मेंटेनेबल ही नहीं है, इसको तो रेलवे ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। हम लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन फाइनली में पता चला कि बार है हमारा सूट, हमें रेलवे में ही जाना है। तो जो 1 साल का टाइम लिमिट था ना हमारा, वो वहाँ लिमिटेशन में कोर्ट ने माफ़ कर दिया, क्योंकि हम बोनाफाइड गुड फेथ में प्रोसीडिंग को मतलब केस को प्रोसीड कर रहे थे, ठीक है, हमारा कोई बैड इंटेंशन नहीं था, ठीक है। सिविल कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं था, तो उनने वाद लाने से मना करवा दिया, ठीक है, और बोला कि आप रेलवे कोर्ट में जाके दो। सेकंड बोलता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन। देखो ऊपर में सूट था और उसमें एप्लीकेशन है और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। एप्लीकेशन अगर आप गलत कोर्ट में उसको प्रोसीड कर रहे हो, गलत कोर्ट में प्रोसिक्यूट कर रहे हो, ठीक है, सही ड्यू डिलिजेंस के साथ आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो, तो क्या होगा, हो सकता है वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रहा हो या अपील रहा हो या रिवीजन रहा हो, सेम पार्टी होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ऐसी प्रोसीडिंग अगर गुड फेथ में की गई थी और कोर्ट जो था उसको जुरिसडिक्शन नहीं था उसको एंटरटेन करने का, तो ऐसे में जो टाइम है ना वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये लिखा है शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, शैल बी एक्सक्लूडेड। अब देखिए, अब सब सेक्शन 3 जो ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, इसको हम अच्छे से रीड करते हैं पहले, है ना। 1 सेकेंड आप अच्छे से खुद रीड करो। सब सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं, बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23, यानी कि ऑर्डर 23 का जो रूल 2 है CPC का, उसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको वहीं का वहीं रहने दो, वो इसको छेड़ेगी नहीं, अफेक्ट नहीं करेगी। अब ऑर्डर 23 रूल 2 CPC का ये बोलता है कि अगर आप किसी गलत क्षेत्र अधिकार वाले न्यायालय में, गलत जुरिसडिक्शन वाले न्यायालय में कोई केस प्रोसीड कर रहे थे, तो वो जो टाइम वहाँ पे आपका वेस्ट हुआ है वो यहाँ माइनस नहीं किया जाएगा, ये CPC का रूल बोलता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो सबसेक्शन 3 है लिमिटेशन एक्ट की धारा 14 का सबसेक्शन 3, ये बोलता है कि नहीं, हम वो वाली बात नहीं मानेंगे, हम इस वाले एक्ट की बात मानेंगे। इस वाले एक्ट में ये लिखा है कि टाइम माइनस कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये जो सेक्शन है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, इसको हम थोड़ा सिंपल करके तोड़ के लिख देता हूँ मैं आपको, तो आसानी से समझ में आएगा। पहली बात बोल दी इसने, कुछ भी लिखा रहने दो CPC में, ठीक है ना। CPC का ऑर्डर रूल
रूल 2 ऑर्डर 23 में कुछ भी रहने दो। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू अ फ्रेश सूट। फ्रेश सूट के ऊपर यहाँ के सबसेक्शन अप्लाई होंगे, ठीक है ना। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? सबसेक्शन 1 धारा 14 का सबसेक्शन 1 की बात कर रहा है। धारा 14 का सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर आप गलत क्षेत्र अधिकार वाले न्यायालय में किसी केस को कंटेस्ट कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो वो जो टाइम है वो माइनस कर दिया जाएगा, लिमिटेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर रूल 1 ऑफ दैट ऑर्डर, यानी कि परमिशन मिली थी आपको, इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन, या परमिशन मिली थी कि भाई साहब केस फाइल कर दो रूल 1 के तहत ऑफ दैट ऑर्डर, मतलब सीपीसी का ऑर्डर 23 के तहत परमिशन मिली थी। सीपीसी के ऑर्डर 23 में परमिशन क्यों मिल रही है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं कि हम एक बार अभी बताया मैंने आपको, रेलवे ट्रिब्यूनल यानी रेलवे एक्ट के तहत जो केस रेलवे ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए था वो हम सिविल कोर्ट में कंटेस्ट कर रहे थे। सिविल कोर्ट में हम एप्लीकेंट थे, पिटिशनर थे। तो हम जब केस को फाइल कर रहे थे, प्रोसीड हो रहा था, तो बाद में रेलवे का जवाब आया, उसमें उन्होंने आपत्ति ली कि जज साहब ये जो केस है सिर्फ रेलवे ट्रिब्यूनल में चलने लायक है, सिविल कोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि बार है रेलवे अधिनियम में ये वाला एक्ट। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए। अब हम लोगों ने बोला क्या करें, हमने एप्लीकेशन लगाई ऑर्डर 23 रूल 1 की कि जज साहब हमको ये केस विड्रॉ करने दिया जाए। हम विड्रॉ करना चाहते हैं। क्यों विड्रॉ करने दिया जाए? क्योंकि अगर हमने केस विड्रॉ नहीं किया तो कल को ये जाके खारिजी होगा और वो भी क्षेत्र अधिकार के आधार पे खारिज हो जाएगा, ठीक है ना। ये लोग हमारा उड़वा देंगे केस, इतने साल की मेहनत बर्बाद। तो हमने बोला जज साहब हमें विड्रॉ करने दीजिए, 2 साल से हम केस लड़ रहे हैं, प्लस हमें परमिशन दीजिए। विद परमिशन हमें क्या चाहिए? परमिशन टू फाइल न्यू केस इन रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। ये हमने एप्लीकेशन लगाई थी, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल ऑफ सूट विद परमिशन टू फाइल अ न्यू केस इन रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। तो ये हमारी एप्लीकेशन ऑर्डर 23 रूल 1 में लगी थी, जिसको जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया और ऑर्डर में हमें ये लिख के दिया कि हम आपका सूट विड्रॉ करने की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं और आप अब ये सूट ले जाके रेलवे कोर्ट में लगा दो, फ्रेश सूट। तो अब यही सवाल उठता है कि जो 2 साल हमारे वेस्ट हो गए हैं, क्या रेलवे कोर्ट उसको कैलकुलेट करेगा लिमिटेशन में या माफ़ कर देगा? तो आंसर है कि माफ़ कर देगा। क्यों? क्योंकि सबसेक्शन 3 14 का वो यही बोल रहा है, वेयर द सच परमिशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड दैट फर्स्ट सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कि ज्यूरिसडिक्शन का डिफेक्ट है और हम फेल हो जाएंगे, जैसे साहब हम मस्ट फेल, हमें कोई मतलब ही नहीं, हम 4 साल भी अगर केस लड़ें, कल को आप क्षेत्र अधिकार के आधार पे हमारा केस उठा के खारिज कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे हमें पता था परमिशन क्यों मिली हमको, क्योंकि हमारा केस जो था फेल हो जाता है ज्यूरिसडिक्शन के डिफेक्ट पे, ठीक है, और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर, यानी सिमिलर ज्यूरिसडिक्शन के सिमिलर कोई केस आधार पे हमारा केस खारिज हो जाता। तो यहाँ पे क्या बोला है कि गया है कि जो ऑर्डर 2 रूल 23 का है वो अप्लाई नहीं होगा, रूल 2 ऑर्डर 23 का। अब देखिए हम रूल 2 ऑर्डर 23 एक बार देख लेते हैं। तो देखिए रूल 2 ये कहता है कि लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट, यानी कि सीपीसी का जो आदेश 23 का नियम 2 है, बोलता है कि अगर आपने कोई पहले का दावा आपका चल रहा था, गलत न्यायालय में चला रहे थे, तो आप क्या रहेंगे? लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाउंड रहेंगे, जिस तरह के से फर्स्ट सूट कभी इंस्टीट्यूट किया ही नहीं गया। मतलब जो सीपीसी है ना, वो आपका पूरा का पूरा टाइम माइनस नहीं करने दे रहा। वो बोल रहा है कि अगर आप गलत न्यायालय में काम कर रहे थे, केस को कंटेस्ट कर रहे थे, तो वो वाला टाइम माइनस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जो लिमिटेशन एक्ट की धारा 14 का रूल 3 है जो हम पढ़ रहे हैं, वो ये बोलता है कि अगर आप किसी गलत क्षेत्र अधिकारिता वाले न्यायालय में किसी सूट को प्रोसीड कर रहे थे और बाद में आपको पता चलता है कि हम तो केस हार जाएंगे, हमारा तो केस क्या है, फेल हो जाएगा, मस्त सूट हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि इस कोर्ट को न्याय क्षेत्र अधिकारिता ही नहीं है, तो आप आदेश 23 के नियम 1 के तहत सूट को विड्रॉ कर लेते हो और परमिशन लेते हो कि जैसे आप हमें सही क्षेत्र अधिकारिता वाले न्यायालय में केस फाइल करने दो। तो जो आप केस बाद में फाइल करोगे वो लिमिटेशन से बाहर नहीं होगा, वो जो आप टाइम प्रोसीड कर रहे थे ना, वो माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है, वो वाला टाइम माफ़ कर दिया जाएगा, यही बोलता है ये वाला सेक्शन, ठीक। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए ये जो पुराने न्यायालय में केस चल रहा था, तो उसमें जिस डे को केस प्रस्तुत किया गया और जिस डे को वो निकाला गया, दोनों काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना। बी बोलता है प्लेंटिफ और एप्लीकेंट रेजिस्टिंग एन अपील, यानी कि जो प्लेंटिफ है वो और जिस व्यक्ति ने
जो व्यक्ति अपील को रेजिस्ट कर रहा है, यानी रिस्पोंडेंट जो है, अपील में रिस्पोंडेंट होता है, वो उनको भी माना जाएगा कि वो प्रोसीडिंग है, मतलब प्रोसिक्यूटिंग आप प्रोसीडिंग वो कर रहे हैं। और उसके बाद मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज़ और मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, इन दोनों को यही क्षेत्र अधिकारिता वाला डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, है ना। मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज़ क्या होता है कि आपने पार्टीज़ को गलत जोड़ दिया, गलत पार्टीज़ जुड़ गई। और मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन ये होता है कि मतलब कई कॉज ऑफ एक्शन है आपके ऊपर, कई अलग अलग आपके पास अग्रीमेंट्स है, कई अलग अलग आपके पास कारण है जिनके वजह से आपने केस लगाया। तो ये दोनों भी क्या माने जाएंगे, लाइक नेचर के डिफेक्ट माने जाएंगे, ठीक है, डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन माने जाएंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक बात और देखने की कि यहाँ पे मिसजॉइंडर वर्ड आया है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि क्या नॉन जॉइंडर अप्लाई है, तो आंसर है नहीं, नॉन जॉइंडर की बात नहीं करता, असंयोजन की बात नहीं करता, कुसंयोजन की बात करता है, ठीक है।